एग्जाम एकदम पास में है, क्या करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आंसर कैसे लिखें ये भी समझ नहीं आता एग्जाम में। अरे आंसर तो छोड़ो, हमारा तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम क्या करें। तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी सीरीज चल रही है बहुत ही कमाल की, जिसमें कि हम शुरू से चैप्टर करते आ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी हम कवर कर रहे हैं। उसका आज लास्ट लेक्चर है, तो इसके बाद हम और भी आगे चैप्टर कवर करेंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाफ ईयरली की तैयारी मैं आपको कराऊंगा। पहला सवाल है, अ पी प्लांट विद पर्पल फ्लावर। एक पी प्लांट है, एक पी प्लांट है जिसमें पर्पल फ्लावर्स है। व्हेन क्रॉस विद अ प्लांट विद व्हाइट, और उसको व्हाइट से क्रॉस कर दिया गया है, और उसने 50 प्लांट्स प्रोड्यूस करे हैं उसने, ओनली पर्पल फ्लावर्स। एक बार जैसे बोला है वैसे हम रफ रफ में कर ले। जैसे इन्होंने बोला है अ पी प्लांट विद पर्पल फ्लावर, बोला है पर्पल फ्लावर, पर्पल फ्लावर है, उसको क्रॉस किया इन्होंने व्हाइट वाले से। इधर मैं रफ में बना रहा हूं अभी, ठीक है। तो पर्पल वाले को व्हाइट से जब क्रॉस किया है, तो उसके बाद 50 प्लांट्स प्रोड्यूस किया, ओनली पर्पल, सिर्फ पर्पल है, यानी सारे के सारे पर्पल है बस, ओनली पर्पल। तो पर्पल वाले कितने हैं, पर्पल वाले 50 हैं, और सारे हैं ऑल पर्पल है, ऐसा नहीं कि अलग अलग कलर, सारे पर्पल। ऑन सेल्फिंग, जब इसकी हमने सेल्फिंग करी, सेल्फिंग करने पे इसकी हमने सेल्फिंग करी, आफ्टर सेल्फिंग, सेल्फिंग तो क्या होगा, दीज प्लांट्स प्रोड्यूस किया 482 प्लांट्स विद पर्पल। करना है, इस पैटर्न को एक्सप्लेन करो भाई कि इनहेरिटेंस का ये कौन सा पैटर्न है, और पुनेट स्क्वायर भी बनाओ, तभी तो हम समझेंगे, तभी 3 मार्क्स का सवाल आ रखा। अब पर्पल नाम देखते ही कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कौन सा ये, क्या ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, या फिर ये को डोमिनेंस है, या फिर ये मेंडलिज्म ही है। तो क्या है ये, समझने की कोशिश करो। पर्पल जैसे दिमाग में आता है, आपके दिमाग में क्या आता है कि ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे मतलब मस्त सवाल है ये। देखिए 162 व्हाइट है और 482 जो है पर्पल है। अगर आप इसका ट्रिपल करेंगे, इसका 3 गुना करेंगे, तो ये 482 है जो ये इसका ऑलमोस्ट 3 गुना है, तो ये 3 हो गया और ये 1, तो 3:1, 3:1 F2 जनरेशन में, 3:1, और ये फिनोटाइप है ना पर्पल और व्हाइट। अब मुझे ये बताओ कि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक एक्सप्रेशन 3:1 किसका आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और कंफ्यूज करने के लिए रेड की जगह पर्पल दे दिया है। हाँ एकदम सही, तो ऐसा ही हुआ है यहाँ पे। अब इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर लिखे कैसे, ये तो समझा दो अब हमें। ये तो मुझे समझ आ गया ओवरऑल क्या क्या आइडिया लेना है, कैसे लेना है, बट ये तो समझा दो अब हमें। तो देखिए क्या करना है, हमें क्रॉस करके दिखाना है, एक्सप्लेन करना है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को। आंसर में हम लिखेंगे पर्पल क्रॉस व्हाइट, पर्पल में लिख देते हैं कैपिटल पी, और व्हाइट में लिख देते हैं स्मॉल पी, ठीक है, ताकि मतलब हम सवाल को कर सके। कैपिटल पी और स्मॉल पी लिख दिया। ये क्या है, ये पेरेंट है, ये है पेरेंट्स है ये। देन उसके बाद F1 जनरेशन में क्या हुआ, F1 में पर्पल मिले, पर्पल ऑल पर्पल, सारे पर्पल मिले, यानी कि कैपिटल पी स्मॉल पी मिला होगा, तभी तो सारे पर्पल हो पाए हैं। क्योंकि देखिए इसने गैमेट बनाया स्मॉल पी, इसने गैमेट बनाया कैपिटल पी, और ये दोनों ऐड हो गए तो ये कैपिटल पी स्मॉल पी बन गया, ठीक है। उसके बाद सेल्फिंग कराई हमने। सेल्फिंग में क्या होगा, कैपिटल पी स्मॉल पी मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें भी गैमेट बनेंगे कैपिटल पी स्मॉल पी, और इसमें कैपिटल पी और स्मॉल पी गैमेट बने। तो अब देखते हैं कि F2 जनरेशन में क्या होगा। तो F2 जनरेशन में यहीं पे हम पुनेट स्क्वायर बना सकते हैं चाहे तो, कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, और ये है बॉक्स, ये है पुनेट स्क्वायर बेसिकली। कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, ये हो गया पुनेट स्क्वायर, ये हमने बना दिया। 3 मार्क्स मिलने हमें, तो पूरे 3 मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे जो है हमने ऐसा किया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि फिनोटिपिक रेशियो 3:1 पर्पल रेशियो व्हाइट, दैट इज 482 रेशियो 162 ऑलमोस्ट
3:1 in question, and this pattern is observed, इस पैटर्न को कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? दिस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऑब्जर्व करते हैं इस पैटर्न को हम, तो इसीलिए ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। नंबर 2, वाई इज सिकल सेल एनीमिया अ ह्यूमन ब्लड डिसऑर्डर सो नेम्ड, यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया उसका नाम सिकल सेल एनीमिया क्यों है भाई, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसका आंसर है सिकल सेल एनीमिया इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आरबीसी का जो शेप होता है ना वो बाइकॉनकेव होता है, बेसिकली बाइकॉनकेव इन द सेंस की इधर से भी कॉनकेव इधर से भी कॉनकेव, ऐसे करके आरबीसी का शेप होता है जो कि सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। क्या इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं? अरे हाँ, इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो लिख देते हैं because in this disease या disorder, because in this disease RBC becomes sickle shaped हो जाती है ना, इसीलिए sickle shaped, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये इसका आंसर है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द जेनेटिक बेसिस दैट रिजल्ट्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ डिसऑर्डर। इसका आंसर लिखते हैं हम। आंसर है इन दिस डिसीज एट सिक्स्थ पोजीशन छठी पोजीशन पे एट सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैन GAG converted into GUG, that is glutamic acid is converted into valine, which causes sickle shaped RBC that results, जिसकी वजह से होता है that results into सिकल सेल एनीमिया, इसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। और ये हमने लेक्चर के दौरान देखा भी हुआ है, बट आंसर लिखना सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है वर्क आउट अ क्रॉस टू एक्सप्लेन हाउ नॉर्मल पेरेंट्स, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, एक क्रॉस करके बताना है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नॉर्मल पेरेंट्स जो हो वो उसका जो चाइल्ड है वो सिकल सेल एनीमिया हो उसका चाइल्ड, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो पॉसिबल तो है, पहले देख लेते हैं कैसे। क्या सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है? ऑटोसोमल इन द सेंस की मतलब वो सेक्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। रेसेसिव इन द सेंस की छुपा हुआ कैरेक्टर तो एक्सप्रेस हो जाएगा, हाँ, तो ये पॉसिबल है। तो पेरेंट्स नॉर्मल हो सकते हैं लेकिन वो आगे जाके हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें पेरेंट्स को जो है हमें हेट्रोजाइगस में रखना पड़ेगा, तभी जाके काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हमें एक तो नॉर्मल वाला रखना है और एक सिकल सेल एनीमिया वाला रखना है, और एक और मतलब हम क्रॉस करके डायरेक्ट दिखा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा इसी बहाने। तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ पे मदर जो है HBA और HBS यानी सिकल शेप एक ही पे है ना, और इस पे नहीं है, एक ही पे है, तो ये एक्सप्रेस नहीं हुआ क्योंकि ये रेसेसिव है, तो एक से थोड़ी ना एक्सप्रेस होता है, दो चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए। और ये है फादर, तो फादर जो है वो भी HBA और HBS है, इनका जीनोटाइप भी यही है। तो अब जब इनमें क्रॉस हुआ तो क्रॉस करके दिखाना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया HBA। ये क्रॉस तो मेरे ख्याल से आप कर ही सकते हैं, इतना क्रॉस तो आप कर ही सकते हैं ना। तो ये क्रॉस जब आप कर लेंगे तो आपको पता चलेगा
कि लास्ट में जो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा HBS और HBS। तो हम आखिर में लिख देंगे दिस इज हाउ नॉर्मल पेरेंट्स में हैव सिकल सेल एनीमिक CBSE 2023। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। बाय यूजिंग पुनेट स्क्वायर का यूज करना है, डिपिक्ट करना है जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस का। वेयर ग्रीन पोर्ड कलर, जहां पे ग्रीन पोर्ड कलर कैपिटल G डोमिनेंट है, येलो पोर्ड कलर स्मॉल g पर। गार्डन पी में करना है जिसका अननोन जीनोटाइप है। तो एक काम करते हैं ना, जिस तरह से एनसीईआरटी में दे रखा है उस तरीके से कर लेते हैं तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एनसीईआरटी में कैसे दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे, अननोन जीनोटाइप मतलब हमें जीनोटाइप पता ही नहीं है। तो मान लेते हैं, या तो हो सकता है कि उसमें जो एनसीईआरटी में एग्जांपल ले रखा है वो W का ले रखा है। अननोन जीनोटाइप मान लेते हैं होगा कैपिटल G, हमें पता थोड़ी ना है। और इधर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कैपिटल G स्मॉल g, यही तो पता लगाना है। हमें अभी पता नहीं है कि अननोन जीनोटाइप जो है कैपिटल G है या कैपिटल G स्मॉल g है, हमें पता नहीं है, यही तो पता लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आगे हमें क्या करना है। अब यहाँ पे जो है हमें इसके अलग अलग करने गैमिट, कैपिटल G और कैपिटल G ये अलग हुआ। और यहां से अगर मान लेते हैं होमोजाइगस इसी से क्रॉस कराते हैं ना, होमोजाइगस रेसेसिव वाले से क्रॉस कराते हैं। एनसीईआरटी में आप डायग्राम देखेंगे तो ऐसा ही बना होगा, देखना होमोजाइगस रेसेसिव यानी स्मॉल जी इससे करा रहे हैं। तो स्मॉल जी इसने 2 गैमेट बनाए, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कैसे बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा ऐसा, कैपिटल G स्मॉल g, कैपिटल G स्मॉल g, कैपिटल G स्मॉल g, कैपिटल G स्मॉल g, है ना, ऐसा बनेगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ऑल प्लांट्स विद, कैसा पोर्ड कलर होगा, ऑल प्लांट्स विद, ये कैसा पोर्ड कलर है, ऑल प्लांट्स विद ग्रीन पोर्ड कलर। हाँ, ऑल प्लांट्स विद ग्रीन पोर्ड कलर, कैपिटल G स्मॉल g, है ना, यही। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि अननोन जीनोटाइप was homozygous डोमिनेंट। होमोजाइगस मतलब सेम है, दोनों में सेम है, कैपिटल जी डोमिनेंट है यानी कि बड़ा वाला जी, ठीक है। तो इस तरह से हुआ, यानी कि कैपिटल जी अननोन जीनोटाइप जो है कैपिटल जी था। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, ये हुआ कैपिटल G और ये हुआ स्मॉल g। तो यहाँ पे भी पुनेट स्क्वायर बनेगा और यहाँ से बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशन है, यानी होमोजाइगस रेसेसिव यानी कैपिटल स्मॉल जी। अब देखते हैं क्या बनेगा, कैपिटल G स्मॉल g, कैपिटल यहाँ पे स्मॉल, तो स्मॉल जी, इस तरह से बना। क्या कंक्लूजन निकला, हाफ ऑफ द प्लांट वर ग्रीन पोड कलर while half were yellow pod कलर। सिंपल, वो दिख ही रहा है हमें, येलो पोर्ड कलर। देखिए ग्रीन पोर्ड कलर इन द सेंस कैपिटल G स्मॉल g, येलो पोर्ड कलर यानी स्मॉल g, ये लिख दिया। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अननोन जीनोटाइप was हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। यही तो पता लगाना था ना हमें,
डोमिनेंट है ये तो पता है, पर उसका जीनोटाइप पता लगाना है। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट यानी कैपिटल जी स्मॉल जी। तो इस तरह से क्रॉस करेंगे, इधर 1 मार्क्स इधर 1 मार्क्स इधर, 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इसी तरह से एग्जाम में आपको करके आना है। इट इज समटाइम्स ऑब्जर्व दैट द F1 progeny has a phenotype that does not resemble with either of the two parents and has intermediate, बताया था ना इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट वर्ड को ध्यान रखने के लिए बोला था ना लेक्चर में। तो इंटरमीडिएट फिनोटाइप है। एक्सप्लेन बाय टेकिंग सुटेबल एग्जांपल एंड वर्किंग आउट द क्रॉस भी करना है F2 प्रोजेनी तक, F2 प्रोजेनी तक क्रॉस भी हमें करके दिखाना है। ठीक, तो इसका आंसर लिखने की शुरुआत कहां से होगी? आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन है इट इज समटाइम ऑब्जर्व दैट द F1 progeny has a phenotype that does not resemble with either of two parents and has intermediate phenotype। तो यहां तक चाहे तो हम लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आंसर लिखना शुरू करना है और यहां तक लिख देंगे इट इज समटाइम्स, दिस ऐसे लिखेंगे, दिस ऑब्जर्वेशन in which F1 progeny has a phenotype that does not resemble with either of two parents and has intermediate phenotype। This condition is called, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। अब इसको ना हमें एक्सप्लेन करना है बाय टेकिंग सुटेबल एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज, क्या एग्जांपल था? मैंने बोला था ना एग्जांपल याद करने के लिए, तो एक तो था डॉग फ्लावर डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन एंड एंटीराइनम स्पीसी। ये था इसका एग्जांपल। अब एक्सप्लेन करना है मतलब अब हमें क्रॉस भी करके दिखाना है। एक्सप्लेन करते हैं पहले तो इसको। इन दिस एग्जांपल रेड फ्लावर parent is crossed with, रेड को किससे क्रॉस करते हैं? व्हाइट से, विद व्हाइट फ्लावर पेरेंट। आपको मेरे साथ साथ आंसर लिखना है। विद व्हाइट फ्लावर पेरेंट टू गेट पर्पल फ्लावर विच इज intermediate character which is intermediate character। इंटरमीडिएट कैरेक्टर कब मिलता है ये बताना पड़ेगा। इंटरमीडिएट कैरेक्टर इन F1 प्रोजेनी। आफ्टर, अब क्या करेंगे हम? सेल्फिंग करेंगे। आफ्टर सेल्फिंग ऑफ F1 progeny, after selfing of F1 progeny 1:2:1 will phenotypic expression
एक्सप्रेशन यानी रेशियो, एक तरह से बोल सकते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो मीन्स हैविंग वन रेड, एक रेड होगा, वन रेड, टू पर्पल एंड वन वाइट फ्लावर। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने लिख दिया इतना, अब इसको हम क्रॉस करके दिखा देंगे। तो अब मैं इसको मिटाता हूं और इसको क्रॉस करके दिखाता हूं। रेड फ्लावर लेंगे, रेड फ्लावर क्रॉस कराएंगे रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से। तो रेड फ्लावर जो है वो कैपिटल आर और व्हाइट फ्लावर जो है वो स्मॉल आर होता है। और ये क्या है, ये है पेरेंट, ये पेरेंट है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, जब मैंने देखा तो हमें सारे के सारे कैपिटल आर स्मॉल आर मिले, यानी कि ऑल पर्पल। ये तो हो गया F1 प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी या प्रोजेनी, F1 प्रोजेनी। देन इसके बाद इसकी हमने सेल्फिंग कराई, सेल्फिंग इन द सेंस आर कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसमें हमने बनाया पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है ये F2 प्रोजेनी है, ये F2 प्रोजेनी है। तो इसमें हम देखेंगे कि जीनोटिपिक रेशियो कैपिटल आर स्मॉल आर 1:2:1 फिनोटिपिक रेशियो पर्पल, पहले तो रेड लिखेंगे, रेड पर्पल और क्या है व्हाइट। तो रेड कितने 1, पर्पल कितने 2, व्हाइट कितने 1। तो ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और अगर आप इतना सॉल्व कर देंगे तो आपको 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। सीबीएसई 2022 में जो है इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आया है और सीबीएसई 2021 में भी इसका क्वेश्चन नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 में या फिर जो हाफ ईयरली होने वाला है उसमें भी नहीं आएगा, उसमें आ सकता है। हम तो पॉसिबिलिटी सारी लेके चलेंगे ना, हम तो ये सारी अच्छी से तैयारी करके चलेंगे ना। तो हम देखते हैं सीबीएसई 2020 में कौन सा सवाल आया है। तो इसमें बोला है एक्सप्लेन करना है कॉज को जो रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन टू हैव सेक्स क्रोमोसोम XXY। ये कौन सा है, ये कौन सा कॉज है जिसकी वजह से, इसका कारण क्या है कि ये XXY है बजाय XX या XY होने के, इंस्टीड यानी बजाय XX या XY होने के। तो रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम। रीजन ऑफ XXYY is presence of extra copy of X chromosome in karyotype। अब ये karyotype क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है ना सारे के सारे, उनका जो ग्रुप है उसे karyotype कहते हैं। इन karyotype of individual which is कौन सा सिंड्रोम है, विच इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये इसका आंसर हो गया 1 मार्क का। सेकंड है लिस्ट एनी 2 वे, 2 तरीका बताओ जिससे ये इंडिविजुअल जो होते हैं, सच इंडिविजुअल जो अलग होते हैं नॉर्मल बीइंग से। ऐसा कौन सा 2 है, एक तो आपको पता होगा कि ये होते एक्चुअल मेल है बट इसमें एक्स एक्स्ट्रा होने की वजह से इनके अंदर एक फीमेल कैरेक्टर भी आ जाता है, इसे गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। तो लिस्ट एनी 2 वेज बाय सच इंडिविजुअल डिफर आर क्या क्या है, गायनोकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, एक रीजन तो ये है, एक ये हो गया एंड स्टेरिलिटी या फिर स्टेराइल मेल, ये 2 कैरेक्टर हो गए। तो यही हमें बताना था इसमें। ये सीरीज आपको हेल्प कर रही है या नहीं, आपको आंसर लिखने में आ रहा है या नहीं,
आपने आंसर लिखना सीखा है नहीं सीखा, क्योंकि हम अब चैप्टर नंबर 4 पे आ चुके हैं, इसीलिए तो हमें आंसर लिखना सीखना होगा अच्छे से। तो आप इस पूरी सीरीज को फिर से देखिए और आंसर लिखना अच्छे से सीखिए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल ही पास में आ रखे एकदम ही, एकदम एग्जाम अपनी चरम सीमा पे बिल्कुल ही। तो एग्जाम को अच्छे से तैयारी करने के लिए आंसर कैसे लिखे उसके लिए आप इस सीरीज को बार बार देख सकते हैं, आपकी हेल्प होगी इससे देखने से। थैंक यू वेरी मच।